नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। देश का एक राज्य मणिपुर पिछले करीब 1.5 साल से नस्लीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के विरोध में शुरू हुई इस हिंसा और प्रतिहिंसा में 225 से ज्यादा लोगों की इन 1.5 साल में जान जा चुकी है। 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन हिंसा है कि थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक ने कई कदम उठाने के ऐलान किए, पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों को तैनात किया, लेकिन हिंसा है कि थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इस मामले में अभी तक तमाम विपक्षी दल भी हिंसा को लेकर चिंता जताते रहे हैं और उन्होंने बार बार कहा कि हिंसा पर रोकथाम होनी चाहिए। यहां तक कि आरएसएस भी कह चुका है कि मणिपुर में हिंसा को रोकना चाहिए, लेकिन तमाम प्रयास विफल साबित हुए हैं। लीड स्टोरी मणिपुर की है। आज मणिपुर में इस बार इस महीने में 1 महीने में दोबारा फिर हिंसा भड़क उठी है। 11 लोगों की जान चली गई और इस बार हिंसा तो ड्रोन के जरिए बम गिराकर किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कोई दुश्मन मुल्कों में होता है। क्या है पूरा माजरा मणिपुर का, वो हम समझेंगे। दूसरी बड़ी खबर भी आज पूर्वोत्तर से ही है। घटना पूर्वोत्तर की है, लेकिन उसका असर पूरे देश में व्यापक है। छात्रों में, खासकर मेधावी छात्रों में जो इन दिनों में खुदकुशी का ट्रेंड दिख रहा है, वो क्यों बढ़ गया है। इस बार गुवाहाटी में आईआईटी गुवाहाटी के एक छात्र ने खुदकुशी की है, मौत हुई है। छात्रों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है। दोनों खबरों के बारी बारी से बात करेंगे और आज एक और बड़ी खबर पर ले चलेंगे जो कि अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई है, पर वो हम चलेंगे कार्यक्रम के अगले हिस्से में। शुरुआत करना चाहेंगे मणिपुर से। इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और थुम्बल जिलों में कर्फ्यू इन दिनों लागू किया गया है। हालांकि स्वास्थ्य, बिजली, म्युनिसिपल स्टाफ, मीडिया और कोर्ट के काम को कर्फ्यू से अलग रखा गया है। मणिपुर में ताज़ा हिंसा के मद्देनजर 5 दिन के लिए 5 जिलों में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। मणिपुर के गृह विभाग के मुताबिक असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए ये फैसला लिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों को बंद करने के अलावा पूरे राज्य में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित भी कर दिया है। मणिपुर के हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि छात्र हिंसा रोकने और मणिपुर में शांति बहाली की तमाम कोशिशें इस वक्त असफल होती दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें बीते 1-2 दिनों की हैं, कुछ आज की हैं, कुछ कल की हैं। जबरदस्त वहां के लोगों में, छात्रों में गुस्सा है। छात्र हिंसा रोकने और मणिपुर में शांति बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। आज भी छात्र सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन के दौरान जब उग्र हुए तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। हाँ सुना मैंने, सियासत करता है नहीं, आंखों में जलता नहीं, मतलब उसका प्रभाव जो है। ये तस्वीरें इम्फाल वेस्ट की हैं। हाल के हमलों में रॉकेट और ड्रोन हमलों के इस्तेमाल से नाराज छात्रों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजभवन और मुख्यमंत्री निवास के करीब तक मार्च निकाला। तिड़िम रोड पर 3 किलोमीटर लंबे इस मार्च में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जब उन्होंने हाई सिक्योरिटी जोन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री निवास के पास जाने की कोशिश की तो उनकी सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें वहां से तितर बितर करने की कोशिश की। Manipur is in very serious condition, but the Indian government did not hear anything about it. They knew Manipur is a part of India, but it doesn't matter what happened in the Manipur. This kinds of conflict, this is not a conflict. This is our civil, just like a civil war. Concerned government to do whatever step it takes
to counter the current problems right now, or we'll go on protesting as we can. मणिपुर के हालात से छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि महिलाएं भी परेशान हो चुकी हैं। छात्रों के बाद महिलाएं भी अब मणिपुर में चल रही हिंसा के हल का दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। तस्वीरें कल रात के एक मशाल जुलूस की हैं। कल रात इम्फाल में महिलाओं ने एक विशाल मशाल जुलूस निकाला। हजारों महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। महिलाओं की मांग थी कि मणिपुर में जल्दी से जल्दी शांति बहाल की जाए। महिलाएं हिंसा में अब ड्रोन के इस्तेमाल से और ज्यादा चिंतित हो गई हैं, क्योंकि उससे पूरी हिंसा को एक अलग ही रंग मिल गया है। और चिंता यह है कि इसके बाद कोई भी कहीं पर भी सुरक्षित अब नहीं बचा है और हथियारबंद लड़ाके दूर बैठकर भी किसी को भी अपनी हिंसा की चपेट में ड्रोन के जरिए ले सकते हैं। मणिपुर के कई और इलाकों में ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। थुम्बल इलाके में तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 20 लोग घायल भी हुए हैं। मणिपुर की हिंसा में अभी तक बंदूकों और बमों का इस्तेमाल तो हो ही रहा था, लेकिन अब रॉकेट से ग्रेनेड फेंकने और उसके बाद ड्रोन के इस्तेमाल ने सुरक्षा एजेंसियों की भी नींद उड़ा दी है। मणिपुर में ड्रोन का इस्तेमाल सबसे पहले 1 सितंबर को इम्फाल पश्चिम जिले के कोटरुक गांव में देखा गया था। ड्रोन हमले और फायरिंग में तब 2 लोगों की मौत हो गई थी और अन्य घायल हुए थे। ये तस्वीरें 1 सितंबर की हैं। 2 सितंबर को भी इसी जगह से 3 किलोमीटर दूर ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोटरुक में ड्रोन के इस्तेमाल के बाद ये इलाका जैसे किसी युद्ध स्थल सा दिख रहा था, जहां पर हिंसा आगजनी के सबूत साफ तौर पर जगह जगह बिखरे पड़े थे। यहाँ ड्रोन और रॉकेट हमलों से घरों की टीन की छत टूट गई और कई वाहन भी बर्बाद हो गए। इन इलाकों में पुलिस प्रशासन की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई और आगे भी हिंसा की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया। हमलों को देखते हुए इंडियन रिजर्व बटालियन की तैनाती भी इस इलाके में की गई। इसके अलावा विलेज डिफेंस फोर्स के वॉलंटियर्स ने बंकर बनाए और कई लोगों की तैनाती की गई ताकि वो बाइनोकुलर से दूर से ही ड्रोन या फायरिंग का पता लगा सके, उनको देख सके। इसके अलावा उन्हें सुरक्षा के लिए वॉकी टॉकी सेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और बैरल गन भी दी गई। मणिपुर में हाल की हिंसा में ड्रोन और रॉकेट हमलों से सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ी है। इससे निपटने के लिए राज्य पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए हैं। ऐसे कई अतिरिक्त एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने की और तैयारी है। मणिपुर में बीते 5 दिन की हिंसा में कुल 6 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को हिंसा तब भड़की जब बिष्णुपुर जिले के मोइरांग में संदिग्ध हथियारबंद लोगों ने लंबी दूरी के रॉकेट से हमले किए। इन हमलों में एक पुजारी की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हुए। शुक्रवार की रात एक भीड़ ने इम्फाल में 2री और 7वीं मणिपुर राइफल्स के कैंप से हथियार लूटने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने हवा में गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। इसके बाद शनिवार की सुबह हथियारबंद गुटों ने इम्फाल से 229 किलोमीटर दूर जिरीबाम के नुंग चप्पी गांव में 63 साल के एक शख्स वाई कुलेंद्र सिंघा की हत्या की। इसके बाद उन्होंने रसीदपुर गांव को निशाना बनाया, जहां स्थानीय लोगों के साथ हिंसा की झड़प के दौरान 41 साल के एक शख्स की मौत हो गई। जिरीबाम के एसपी अतिरिक्त पुलिस बलों के साथ जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें भारी फायरिंग का सामना करना पड़ा। फायरिंग के बाद उन्हें 3 और शव मिले। मणिपुर के आईजी इंटेलिजेंस ने इन शवों को संदिग्ध उग्रवादियों का शव बताया। पुलिस का कहना है कि वो हिंसा प्रभावित जिलों की निगरानी के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रही है और पहाड़ों और घाटी के इलाकों में संदिग्ध इलाकों में तलाशी ले रही है। मणिपुर के अलग अलग जिलों में संवेदनशील जगहों पर 92 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। ताज़ा हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने करीब 130 लोगों को हिरासत में लिया है। We are collecting the various evidences in the form of various drones that we have picked up, and also all the forensic kind of things that are left behind at the bombing sites by a forensic team. And we will be most likely handing over these very important cases to national investigating agencies so that it can be done, it can be fully investigated. This will be done at the highest level. And we take it as extremely serious development. इस बीच नए सिरे से भड़की हिंसा के मद्देनजर कल यानी 9 और आज 10 सितंबर को स्कूल बंद रखे गए थे।
शनिवार को भी स्कूल बंद कर दिए गए थे। हालात को देखते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल बीजेपी, नागा पीपुल फ्रंट और नेशनल पीपुल्स पार्टी के विधायकों के साथ एक अहम बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजभवन जाकर राज्यपाल एल आचार्य से मुलाकात की और उन्हें हालात की जानकारी दी। लेकिन सवाल यह कि मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई यह हिंसा खत्म क्यों नहीं हो रही है। आपको याद दिलाएं, जो लोग भूल गए हैं, जिनके स्मृति पटल पर अब शायद चीज़ें पीछे चली गई, उनको याद दिलाते हैं। ये पूरा मामला 27 मार्च 2023 को आए मणिपुर हाईकोर्ट के उस आदेश से शुरू हुआ जिसमें मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। इससे राज्य में अनुसूचित जाति में शामिल कुकी जो समुदाय नाराज हो गया। उन्हें यह चिंता हुई कि इससे उनके संसाधन और आरक्षण की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। मणिपुर मैतेई बहुल है और मैतेई समुदाय की बड़ी आबादी घाटियों में रहती है, जबकि कुकी समुदाय पहाड़ी इलाकों में रहता है। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच अविश्वास पहले ही बहुत बड़ा हुआ था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये इतना बढ़ गया कि वो हिंसा में तब्दील हो गया और जो अभी तक 1.5 साल तक थम ही नहीं है, लगातार चल रही है। 225 से ज्यादा लोग अब तक इस हिंसा में मारे गए हैं। 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग इस वक्त शिविर में रहने को मजबूर हैं, चाहे वो कुकी हो चाहे वो मैतेई हो। दोनों समुदाय अलग अलग जगहों पर अलग अलग शिविरों में पनाह लिए हुए हैं। हालांकि इस हिंसा के मद्देनजर मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने अपने आदेश के विवादित हिस्से को हटा दिया। लेकिन हिंसा ने अविश्वास की खाई जो बढ़ाई वो पटी नहीं है दोनों समुदायों के बीच में। 32 लाख की आबादी वाला मणिपुर करीब 1.5 साल से झुलस रहा है। इसकी आंच अब दिल्ली तक महसूस हो रही है। मुद्दे का जल्द से जल्द हल निकालने की बात तो हो रही है, लेकिन ऐसा जमीन पर क्यों नहीं दिखाई देता? आखिर इसके रास्ते में क्या बाधाएं आ रही हैं? इस पर आइए बात करने के लिए हमारे साथ पूर्वोत्तर मामलों के जानकार और राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के निदेशक सुहास चकमा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुहास साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। पहला सवाल जो सबके जहन में होगा, आखिर दोबारा हिंसा इतनी तेजी से क्यों बढ़ गई? क्या पैनिक था? पैनिक ये है कि मेथे और जो कुकी समुदाय है, उन दोनों कम्युनिटीज का जो डोमिनेशन के लिए लड़ाई चल रहा है वो जिरीबाम में शुरू हुआ। और जिरीबाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कुकी और मेथे समुदाय डोमिनेंट नहीं है और एक्चुअली संख्या में बहुत कम है। लेकिन बहुत सारे एरियाज में वो जो समुदाय के लोग हैं, मेथे हो या कुकी हो, वो दूर दूरांत इलाका में रहते हैं और उसमें इंसर्जेंट ग्रुप अगर अटैक करना चाहता है तो इजीली अटैक कर सकते हैं। तो पहले जो ये शुरू हुआ अभी, मतलब रिसेंट जो स्प्रेड ऑफ वायलेंस हुआ वो जिरीबाम में ही शुरू हुआ। और उसके बाद जब ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और रॉकेट का इस्तेमाल हुआ, तब ये जो सिचुएशन है उससे बाहर चला गया। और मैं ये कहूँगा कि अभी जो रिस्पॉन्स है, जैसे आपने इंटरव्यूज वगैरह दिखाया है, कि इसमें एक्चुअली एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है। और ऐसे सिचुएशन पैदा हुआ है कि मणिपुर में, एटलीस्ट इम्फाल वैली में जो लोग हैं, मेथे लोग, वो समझते हैं कि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे अगर आपने देखा होगा कि असम राइफल का पूर्व डीजी मिस्टर नायर ने जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मणिपुर में एक पुलिस नहीं है, मणिपुर में मेथे पुलिस है या कुकी पुलिस है। तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंसेस जो है मेथे और कुकी समुदाय के बीच में, और सेंट्रल गवर्नमेंट इतना दिन रिजॉल्व नहीं करने का जो नतीजा है, यही नतीजा है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली कभी रिजॉल्व नहीं हुआ। 3 मई 2023 से अगर आज तक आप देखते हैं, मेथे समुदाय और कुकी समुदाय का जो रिप्रेजेंटेटिव है और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, ये पार्लियामेंट्रियंस है, जो मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली है, वो कभी मिल नहीं पाया। तो उससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कभी रिजॉल्व ही नहीं हुआ था। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नजरिया है कि ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत सारे कारण आ गया इस बीच। जी, मैं आता हूं उन कारणों पे भी, लेकिन पहली चीज़ ये जानना चाहूँगा, इस बार जब दोबारा हिंसा भड़की सुहास सर, तो हमने देखा कि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। और ड्रोन तो कोई भी कहीं से उड़ा सकता है और किसी के घर में कहीं भी जाकर आप बम गिरा सकते हैं, विस्फोट कर सकते हैं। ये ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं? कौन है जो उनकी मदद कर रहा है? कौन उड़ा रहा है ड्रोन को?
नहीं, हमें इसमें समझना चाहिए, जब मई 2023 में दंगा फसाद शुरू हुआ था तब वो एक इंटरनल मामला था। अक्टूबर 2023 से लेके अगर आप देखते हैं कि बर्मा में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ऑफ बर्मा जो है, जो ऑंग सान सू की पार्टी का है, ये लोग तो बार्मीज गवर्नमेंट को और मिलिट्री जुंता को ऑलमोस्ट ओवररन कर लिया। तो ये जो ड्रोन्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, ये तो पिछले 2 साल 2.5 साल से म्यांमार में जितने सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स है वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर आप देखते हैं कि म्यांमार में जितने सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स है, उनके पास इतना हथियार है, सॉफिस्टिकेटेड आर्म्स एमुनिशन है कि वो बार्मीज आर्मी को डिफीट कर लिया, जो 78 ईयर्स में नहीं हुआ। तो अगर बर्मा में मिलते हैं तो आप अरुणाचल से लेके मिजोरम तक अगर देखेंगे, जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है, वहाँ पे कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई दोनों कम्युनिटीज का लोग इस तरफ भी रहते हैं उस तरफ भी रहते हैं, और ये सब जानते हैं कि इंसर्जेंट्स जो भारत की है वो बर्मा की तरफ रहते हैं। तो अगर वहाँ पे ड्रोन इजीली अवेलेबल है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हिंदुस्तान में आके ये तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इंटरनल इशू में बर्मीज इंसर्जेंट जो ग्रुप्स हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो कुकीज़ हों चाहे वो मेतेईज हों, जिसके पास भी हो। एम आई राइट? नो, एक्चुअली हाँ, यू आर राइट। अगर सिचुएशन ऐसे होता है जहाँ पे फेल स्टेट है तो इंसर्जेंट ग्रुप्स तो इफ दे वांट टू अर्न मनी वो तो बेचेंगे। इट्स वेरी नेचुरल कि अगर फेल स्टेट है वहाँ से आर्म्स ट्रैफिकिंग होगा, ड्रग्स ट्रैफिकिंग होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। एंड आई थिंक वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द प्रॉब्लम। इसलिए सबसे आश्चर्य का चीज है कि आपके सामने एक फेल स्टेट है जहाँ पे सरकार कंप्लीटली गिर चुका है और आपका ऑपोजिट साइड में बॉर्डर में कोई काउंटर पार्ट है नहीं, और आज के डेट पे भी आप मिजोरम में ऐसे कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं जिसमें समस्या का समाधान हो, एटलीस्ट जो सिचुएशन है उसमें कंट्रोल में लिया जाए। वो ऐसे कोई स्टेप नजर नहीं आ रहा। तो साहब, फेल्ड स्टेट आपने शब्द का इस्तेमाल किया, और एक आपने कहा कि म्यांमार के बारे में, म्यांमार, अच्छा म्यांमार के बारे में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने शुरू में कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहाँ जो लोकल लोग हैं उनको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रिएट किया हुआ है और उसकी मदद नहीं कर पा रही है। आप क्योंकि इतने सालों से कवर कर रहे हैं इतने इलाकों, इस इलाके को हमसे बेहतर समझते हैं, सोल्यूशन क्या है, तरीका क्या है? क्या इतनी ज़्यादा आपस में नफरत है कुकीज़ और मेतेई के बीच कि वो आमने सामने बैठ नहीं सकते अक्रॉस द टेबल टू डिस्कस द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व इट? आखिरकार 200 सवा 200 लोग मर चुके हैं। मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि मेइटे और कुकी अगर एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, अगर संभव नहीं है, आपने 19 महीने तक कोशिश किया, तो अगर उसमें कोई हाल नहीं निकले तो मेरे ख्याल से इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें क्या होता है, एक न्यूट्रलिटी आ जाता है। तो इसमें एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको वो न्यूट्रल पक्ष होकर आपको जाना पड़ेगा और लॉ एनफोर्समेंट कीजिए। इसमें अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, जो मेइटे पुलिस है, मणिपुर के पुलिस है, मेइटे समुदाय का सामने वो क्योंकि कम्युनिटी इतना इन्वॉल्व है, वो लॉ एनफोर्समेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप हिल एरियाज में जाते हैं, उनका अगर जो पुलिस है या असम राइफल्स है तो वो भी पार्टीजन की तरफ हो जाते हैं। तो जो न्यूट्रल लॉ एनफोर्समेंट है वो नहीं हो रहा है। अगर उस न्यूट्रल लॉ एनफोर्समेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल का बिना हो ही नहीं सकता है। तो मेरे ख्याल से जो लॉ एनफोर्समेंट अभी जो एजेंसीज है, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, मणिपुर पुलिस हो, ये सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है, वो बेसिकली पीस कीपिंग कर रहा है कि कहाँ पे दंगा फसाद हुआ तो वहां पे आप बल प्रयोग मत करो और शांति किसी तरह आप बहाल रखो। इससे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, सर, अगर आपस में ट्रस्ट डिफिसिट है दोनों कम्युनिटीज के बीच में, कुकीज और मेतेई में, क्योंकि वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था वो तो ऑलमोस्ट अब उस कंट्रोवर्शियल पोर्शन को हटा लिया, हाई कोर्ट ने अपने आदेश के बाद हटा लिया, लेकिन वो जो ट्रस्ट डिफिसिट है, क्या कोई ऐसा सज्जन, ऐसा संस्था, ऐसा कोई व्यक्ति है जो दोनों कम्युनिटीज को एक्सेप्टेबल हो, जो दोनों कम्युनिटीज के लीडर को लाकर आपस में बातचीत करने की शुरुआत करे? कोई इंटरलोक्यूटर हो सकता है क्या, और वो कौन हो सकता है? नहीं, तो उस पर तो होम मिनिस्टर के अलावा कोई नहीं हो सकता है। एंड आप अगर देखते हैं कुकी का जितने सारे एमएलए है वो भी बीजेपी का है, मेइटेस का जितना एमएलए है वो बीजेपी का है, और जो कुकी का जो आर्म ग्रुप है वो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साइन किया हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है सर्टेन लीवरेज। तो इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाता है तो कोई इंडिविजुअल इंटरलोक्यूटर या कोई संस्था जाके नहीं कर सकते।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेनी पड़ेगा। और वो शायद जो बात सुहास साहब बोल रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिचुएशन चिंताजनक है मणिपुर की आज की तारीख में। छात्र, महिलाएं, हर कम्युनिटी के लोग अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट इस बात को कर रहे हैं कि शांति बहाल होनी चाहिए। और शांति बहाली की मांग करते करते प्रोटेस्ट भी उग्र हो जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस वहाँ पर ऐसा जैसा कि दिख रहा है, एजेंसीज जो है वो प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करती हैं। शुक्रिया सुहास चकमा साहब वक्त निकालने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आइए बातें एक और अहम मुद्दे पर। पढ़ाई का दबाव आए दिन छात्रों की जान पर भारी साबित हो रहा है। वो चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों या प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में दाखिला ले चुके छात्रों। दबाव के लिए कई बार ये दबाव इन छात्रों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ताज़ा मामला आईआईटी गुवाहाटी से सामने आया। यहाँ अपने ही एक साथी छात्र की मौत के बाद नाराज छात्र छात्राएं विरोध में सड़कों पर उतर आए। सोमवार को बीटेक कंप्यूटर साइंस के 3rd ईयर के एक छात्र का शव हॉस्टल के उसके कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में रह रहा 21 साल का यह छात्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। इससे आईआईटी गुवाहाटी में सनसनी फैल गई। छात्र इससे काफी परेशान हो गए। आईआईटी गुवाहाटी में इस साल किसी छात्र की मौत की ये चौथी घटना है। 1 महीने पहले ही 9 अगस्त को एक छात्रा का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला था। छात्र छात्राएं पहली ऐसी घटनाओं से तनाव में थे कि सोमवार की घटना ने उनकी परेशानी को नाराजगी में बदल दिया और वो आईआईटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी पर उतर आए। छात्रों ने संस्थान प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए। उनकी शिकायत है कि प्रशासन ने कई घंटे तक छात्र के शव को फंदे से नहीं उतारा और उसे उतारने के लिए आसपास के छात्रों को कमरे के अंदर नहीं जाने दिया गया। गुस्साए छात्रों की यह भी शिकायत है कि मारे गए छात्र की मानसिक सेहत काफी समय से खराब थी। वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था और उसकी दवाएं भी चल रही थी। उसने इस सिलसिले में मेडिकल सर्टिफिकेट भी दे दिए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की गई। छात्रों ने ऐसे मामलों में संस्थान पर बेरुखी का आरोप लगाया। इस बीच पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की सही वजह का पता चल पाएगा। उधर छात्रों का यह भी आरोप है कि उन्हें मृतक छात्र के परिवार को सूचना देने से रोका गया और उनके फोन से वीडियो वगैरह डिलीट करने की भी कोशिश की गई। इस बीच आईआईटी गुवाहाटी प्रशासन ने छात्र की मौत पर गहरा अफसोस जताया और छात्रों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि छात्रों के शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना संस्थान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। छात्रों की खुदकुशी के ऐसे मामले चिंता पैदा करते हैं। आईआईटी ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र भी कई बार पढ़ाई और माता पिता की उम्मीदों के दबाव में आगे वो हार जाते हैं। कोचिंग के लिए मशहूर कोटा की बात करें तो इस साल अब तक 14 छात्र वहां भी खुदकुशी कर चुके हैं। 2023 में आंकड़ा 26 पे था, 2022 में 15 पे था, 2019 में 18 छात्रों ने खुदकुशी की थी, 2018 में 20 छात्रों ने खुदकुशी की, 2017 में 17 छात्रों ने खुदकुशी की और 2016 में कोटा में ही 18 छात्रों ने खुदकुशी की थी। 2020 और 21 के सालों में कोरोना के कारण कोटा के कोचिंग संस्थान अधिकांशतः बंद रहे थे। इंटरनेशनल करियर एंड कॉलेज काउंसलिंग IC3 की एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों की खुदकुशी की दर सामान्य खुदकुशी की दर से दोगुनी तेजी से बढ़ी है। भारत में सामान्य खुदकुशी बढ़ने की दर सालाना 2% है, जबकि छात्रों की खुदकुशी की दर 4% सालाना बढ़ी है। यह इत्तेफाक ही है कि आज यानी 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पर मनाया जाता है। इसके तहत खुदकुशी के मामलों को रोकने के तरीकों पर विचार किया जाता है। ऐसे में इस गंभीर मुद्दे पर बात करनी और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने शिक्षक और आईआईटी कानपुर के एमिरेट्स प्रोफेसर HC वर्मा, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले छात्रों के बीच एक चिर परिचित नाम है। प्रोफेसर वर्मा, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल आप थे हमारे साथ शो में, आज फिर आप मेरे साथ इसका मैं
स्वागत करता हूं। लेकिन सर आज मामला थोड़ा गंभीर है। धन्यवाद सर। आज मामला गंभीर है। एक छात्र ने खुदकुशी की है IIT गुवाहाटी में। 1 महीने पहले ही मैंने शो किया था, तब एक छात्रा ने की थी। दिक्कत कहाँ है? पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है, छात्र कोप नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर है, पीयर प्रेशर है। क्या आप तो क्योंकि IIT में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आप ट्रेनिंग भी कराते हैं छात्रों को IIT में आने के लिए, और IIT के छात्रों को पढ़ाते हैं बड़ा अच्छा दुनिया में, समाज में नाम कमाने के लिए। कहाँ दिक्कत लगती है आपको? देखिए, प्रमुख दिक्कत इस बात की है कि हमारे समाज में बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। और एक बड़ी गलत धारणा है कि IITs और इस प्रकार के जो कुछ संस्थान हैं, प्रमुख संस्थान, उनमें ही प्रवेश पाने से और अपनी ज़िंदगी सफल होती है, एक कैरियर सुरक्षित होता है, और उसके बाहर कुछ नहीं है। तो ऐसा जो एक वातावरण बना हुआ है पूरे समाज के अंदर में, उसके कारण से ये सारा प्रेशर है। IITs 10-12 हज़ार विद्यार्थियों का केवल एडमिशन लेती हैं, NITs थोड़े और ले लेती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 15-20 लाख विद्यार्थी हैं जो कि इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। अब ऐसे में अगर इतना प्रेशर होगा कि 10, 12, 15, 20 हज़ार स्थानों के लिए 20 लाख विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से compete कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मानसिक यंत्रणाओं से वो विद्यार्थी गुजरते होंगे। तो ये जो मिथ है, इसको तोड़ने की जरूरत है। ये IITs और NITs और ये एम्स और ये नीट, इसी से केवल अच्छी जिंदगी बन सकती है, ये इतना बड़ा धोखा है। और हमारे पेरेंट्स वगैरह सब कुछ इसके ट्रैप में है। इसके कारण से बच्चों पर बहुत प्रेशर है। हमें बहुत दुख होता है जब हमारे बच्चे IITs के अंदर में इस प्रकार से, मृत्यु तो खैर बहुत बाद की बात है, लेकिन उसके पहले भी जितने स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत दुख होता है। लेकिन प्रोफेसर वर्मा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 10th 11th 12th ड्रॉप आउट लिए हुए बच्चे, उनका समझ में आता है कि 1 साल में नहीं हुआ, दूसरे साल में नहीं हुआ, डिप्रेशन में चले गए। जैसे कि मैंने कोटा के फिगर्स पढ़ के सुना है, 15, 18, 20, 17, मतलब ये मुझे अफसोस है कहते हुए कि मैं इनको फिगर बोल रहा हूँ। ये छात्र हैं, होनहार छात्र हैं, जो हमारे बीच अब नहीं रहे, किसी भी प्रेशर की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन सर, जो क्वालिफाई कर जाते हैं, जो IIT में पहुँच जाते हैं, जैसे ये केस है गुवाहाटी वाला, जैसे पिछले महीने उस छात्रा के साथ हुआ, इनके ऊपर भी क्या बहुत प्रेशर है परफॉर्मेंस का? क्या इनका कोर्स बहुत बड़ा होता है जो प्रेशर नहीं ले पाते हैं? नहीं सुमित जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्स बहुत बड़ा नहीं है, कोर्स कठिन नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी के नाम पे 2, 3, 4 साल तक ये लोग जो अस्वाभाविक जीवन जीने पे मजबूर होते हैं, जिसमें इनको न खेलने को मिलता है, न रिश्तेदारों से बात करने को मिलता है, न कुछ स्वतंत्र रूप से सोचने को मिलता है, ये जो है यंत्रणा, उससे गुजर करके और पास करके आते हैं ये IITs के इम्तहान, JEE के इम्तहान। लेकिन उनमें जो क्षमता चाहिए, जो उनमें सब्जेक्ट की लर्निंग चाहिए, एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सोचने की जो शक्ति चाहिए, वो विकसित नहीं होती है उस परीक्षा की तैयारी के समय में। और वो परीक्षा पास कर जाते हैं, लेकिन अपनी कॉम्पिटेंसी नहीं लेकर के आते हैं। ऐसे ही विद्यार्थी यहाँ पर परेशान होते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं। और जिन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी के समय में और सब्जेक्ट की लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया है, और परीक्षा फल क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे देश के आप बड़े बड़े लोगों को देखो, बड़े बड़े इंजीनियरों को देखो, इसरो में काम करने वाले वैज्ञानिकों को देखो, BARC में काम करने वाले विद्यार्थियों को देखो, CSIR की इतनी अच्छी अच्छी लेबोरेटरी है, उसमें साइंटिस्ट लगे हैं, सबको देखो। कितनों ने IIT के JEE के थ्रू पास करके और वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये जो मिथ है ना, उसके कारण से ये लोग परीक्षा पास करने, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो उनका मैंडेट ही है परीक्षा पास करवाना, लेकिन जो लर्निंग की कैपेसिटीज बढ़नी चाहिए, थिंकिंग की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, वो नहीं बनती है, और वो IIT में आ जाते हैं, वो ज़्यादा दुख पाते हैं जी। तो ये एक सोचने की बात है कि लर्निंग वर्सेस पासिंग द JEE, ये मिथ छोड़ दीजिए कि जो JEE में पास कर गए हैं वो बहुत प्रतिभावान है, और जो नहीं पास किए हैं वो प्रतिभावान है। ये मिथ बिल्कुल गलत मिथ है। ये कैसे टूटेगा? यही तो समस्या की जड़ है, ये जो मिथ है। जो बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि ये मतलब जीवन में हमको, शायद मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फेलियर से हम लोग बहुत डरते हैं।
हमको ये प्रेशर होता है कि अगर हम फेल हो गए, अगर हम अच्छा नहीं कर पाए, क्लास में नंबर 1 नहीं आए, नंबर 5 आए, नंबर 10 आए, नंबर 40 आए, तो हमारी सोसाइटी हमको क्या कहेगी, हमारे माँ बाप हमको क्या कहेंगे, हमारे टीचर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये जो प्रेशर है कि भाई फेलियर होने का मतलब ये नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया, ये कौन सिखाएगा, ये कौन बताएगा बच्चों को? देखिए, इसमें दो बातें आ रही हैं, दो बातें इसके अंदर में आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है कि जब हमारा कोई विद्यार्थी जेईई एडवांस में सेलेक्ट होकर के कहीं आईआईटी में एडमिशन पाता है, तो उसका इतना महिमा मंडन हम करते हैं, इतना उनको बधाइयाँ मिलती हैं, उनके स्कूल की तरफ से, उनके रिश्तेदारों की तरफ से, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से इतनी बधाइयाँ मिलती हैं। और उसके बाद वो बच्चे आईआईटी में आ जाते हैं और उनमें से बहुत सारे होते हैं, और मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 25% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको की समस्याओं में से निदान निकालने की समझ नहीं होती है। वो केवल परीक्षा पास करना जानते हैं, और आईआईटी में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ओरिजिनल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो जब पहले ही सेमेस्टर में पाते हैं कि उनको 100 में 18 नंबर मिल रहे हैं, 100 में 12 नंबर मिल रहे हैं, तो आप जैसा कह रहे हैं कि अब कैसे मुंह दिखाएंगे जा करके, इसका प्रेशर वहां से बहुत जबरदस्त, वो तनाव वहां से पैदा होता है। बहुत सारे लोग 1-1.5 साल के अंदर में सुधर जाते हैं, वापस ट्रैक पर आ जाते हैं, बहुत सारे नहीं आ पाते हैं। दुख की बात है, बहुत सारे नहीं आ पाते हैं। ये नंबर बहुत बड़ा है, ये 2, 3 और 4 का मामला नहीं है, ये लगभग 20-25% छात्रों का मामला है। अगर कहीं पर 1000 एडमिशन हो रहे हैं तो 200 लोग कम से कम इस यंत्रणा से गुजर रहे हैं। अब उसमें से कुछ जो एक्सट्रीम केस तक पहुंच जाते हैं, उनकी फिर हम लोग बातें करते हैं। प्रोफेसर वर्मा, क्योंकि आप आईआईटी में पढ़ाते भी हैं, मैं इस मंच के जरिए आपकी बात को उन तमाम आईआईटीज़ तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या सुझाव आप देना चाहेंगे आईआईटीज़ को, आईआईएम्स को, बड़े कॉलेजेस को, बड़े इंस्टीट्यूट्स को, कि भाई आपके अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उसको ऐसा बनाइए कि छात्र जो है उस पर अटेंशन भी जाए और वो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए मजबूर ना हो? देखिए, मुझे अब गुवाहाटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आईआईटी सिस्टम इस मामले में काफ़ी सेंसिटिव होता है। हर आईआईटी में पूरी काउंसलिंग की व्यवस्था होती है, स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं, फैकल्टी काउंसलर्स होते हैं, लोग नज़र रखते हैं, किसी को किसी तरह की मानसिक परेशानियां होती हैं तो उसको वो दूर करने की कोशिश करते हैं। आईआईटी के अंदर ऐसा सिस्टम है ताकि छात्र ऐसे एक्सट्रीम स्टेप पे ना उठाएं, लेकिन इसको और दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि आईआईटी गुवाहाटी में जो इस छात्र के साथ हुआ वैसा कभी कहीं किसी और छात्र के साथ ना होने पाए। और ये बात करेंगे अमेरिका की, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए आमने सामने खड़ी 2 हस्तियों पर पूरी दुनिया की आज निगाहें लगी हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माफ करेगा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के खिलाफ खम ठोक कर खड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगातार प्रचार में जुटे हैं और उसी के तहत आज का दिन बहुत खास हो गया है। आज दोनों के बीच एक बड़ी बहस होनी है जो मतदाताओं के लिए यह तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश की कमान थामने के लिए ज़्यादा योग्य कौन हो सकता है। आपको याद होगा इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप के सामने पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ही डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। इसी के तहत दोनों के बीच डिबेट हुई। 28 जून की वो तारीख थी जिसमें बाइडेन लड़खड़ा गए थे। बाइडेन उम्र में ट्रंप से बड़े हैं और इसके बाद मीडिया में उनकी जितनी आलोचना हुई उन्हें इसके दबाव में मैदान छोड़ना पड़ा। डेमोक्रेटिक पार्टी ने 20 चुनावों में अपना उम्मीदवार बदला है। उनकी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अब ट्रंप को चुनौती देने आगे आई हैं। उनके आते ही चुनाव फिर से दिलचस्प हो गया और डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चुनौती मिलने लगी जब से कमला हैरिस का नाम सामने आया। शुरुआती ट्रेंड में कमला हैरिस कुछ आगे आती हुई लग रही थी, लेकिन अब फिर से लग रहा है कि लड़ाई कांटे की हो गई है। सबसे ताज़ा सर्वे आया है अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स का। हालिया सर्वे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई देती है। 1% के वोट से आगे निकल गए हैं ट्रंप, 48% पर हैं और 47% पर कमला हैरिस हैं। लिहाजा
आज देर रात यानी हिंदुस्तान के समय की बात करें तो कल सुबह 6:30 बजे हिंदुस्तानी समय के मुताबिक दोनों के बीच आमने सामने की प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है। अमेरिका में परंपरा है, दोनों राष्ट्रपति उम्मीदवार 2 या 3 बार वोटिंग के पहले आमने सामने आते हैं और कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर अपनी सरकार की क्या रूपरेखा होगी वो सामने रखते हैं। बहुत कुछ दांव पर लगाए दोनों ही नेताओं का। आज रात जो बाजी मारेगा वो नवंबर में व्हाइट हाउस की जंग की जीत सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये आखिरी बार है, इसके बाद अब कोई प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं है। एक डिबेट हो चुकी है बाइडेन के साथ जिसको ट्रंप ने बाजी मार ली थी। अब कमला हैरिस के साथ ये एकमात्र डिबेट है जब ये पहली डिबेट होगी जब ट्रंप ऐसी बहसों में, आपको बता दें कुछ खास दिलचस्प आंकड़े हैं। ट्रंप के लिए बहस करना, प्रेसिडेंशियल डिबेट करना कोई नई बात नहीं है। वो 6 बार हिस्सा ले चुके हैं ऐसी बहस में, लेकिन कमला हैरिस के लिए पहला मौका होगा। कमला हैरिस बिना किसी चुनौती की अपनी पार्टी की उम्मीदवार बन गई है, इसीलिए उन्हें ऐसी डिबेट का तजुर्बा अभी तक नहीं है। जबकि ट्रंप डिबेट में मंझकर 2016 का चुनाव भी जीते थे और बाइडेन इस बार भी वो बाइडेन पर भारी पड़े थे। उधर कमला हैरिस के पक्ष में ये बात है कि उनकी उम्र 59 साल है, जबकि ट्रंप 78 साल के हो चुके हैं। तो बड़ी उम्र का जो दांव ट्रंप बाइडेन पे चल रहे थे, अब उस दांव के शिकार खुद ट्रंप हैं। कमला हैरिस का कैंपेन इसके आसपास घूमता भी है। मामला गर्भपात और महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाकर ट्रंप को घेरने की कोशिश कर सकती हैं, जबकि ट्रंप अवैध घुसपैठ और अर्थव्यवस्था पर हमला करके कमला हैरिस पर हावी होने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट 10 सितंबर को यानी आज रात अमेरिका के हिसाब से रात 9 बजे होनी है और हिंदुस्तानी समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे आप ये को देख सकते हैं। 1.5 घंटे की ये बहस होनी है। ये बहस के कई नियम हैं। ये बहस फिलाडेल्फिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में होगी। बहस के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित कर दिया गया है। शुरुआती संबोधन किसी का नहीं होगा। लिखित बयान पढ़ने की इजाज़त दोनों नेताओं के पास नहीं होगी। जिसके बोलने की बारी होगी उसी का माइक चालू रहेगा, दूसरा बीच में इंटरवीन नहीं कर सकता है। ABC चैनल पर यह लाइव डिबेट होने वाली है और इस बहस के दौरान ऑडियंस नहीं होगी, लाइव ऑडियंस नहीं होगी। टॉस हुआ था, टॉस ट्रंप ने जीता और जो फाइनल कमेंट होंगे वो ट्रंप के होंगे और इससे मैं तय कर सकती थी कमला हैरिस की वो किधर खड़ी होंगी, तो उन्होंने दाहिनी तरफ खड़ा होना तय किया है। तो कमला हैरिस के पास जगह उनकी पसंद की है। आखिरी कमेंट के तौर पर ट्रंप के पास बाजी होगी। क्या होगा? दोनों उम्मीदवारों की तैयारियां जोरदार होंगी। अब हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय करा देता हूं। पूर्व राजदूत मीरा शंकर जी मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है मीरा जी। और जीनिया बहल अमेरिका में रहती हैं, पत्रकार हैं, आपका भी जीनिया बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मीरा जी, कितनी एक्साइटेड हैं आप इस डिबेट को सुनने के लिए, कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, काफी कड़ी टक्कर है दोनों कैंडिडेट्स की। पहले जब बाइडेन साहब खड़े हो रहे थे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, तो ट्रंप साहब 5% से आगे थे। फिर कमला हैरिस धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और अभी भी पोल्स फर्क हैं। तो जो एवरेज होता है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिएना टाइम्स एक पोल है और कई पोल्स हैं, तो एवरेजेस जो हैं, रियल क्लियर पॉलिटिक्स जो एवरेज करता है उसमें 1% आगे है कमला हैरिस, और एक और है जो एवरेज करता है उसमें 3% से कमला हैरिस आगे है। तो मुझे मानना है कि एक पोल को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो एवरेज होता है 15-20 पोल्स का, वो ज्यादा बारीक पिक्चर दिखाता है। दूसरा ये भी है कि जो पोल्स हैं वो ये दिखाते हैं कि पॉपुलर वोट, पॉपुलैरिटी किसकी कितनी है, पर इससे जो इलेक्शन है उसका नतीजा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही निकले। अच्छा। क्योंकि जो इलेक्शन का रिजल्ट होता है वो स्विंग स्टेट्स के ऊपर निर्भर होता है, इलेक्टरल कॉलेज पे। और जैसे हिलरी क्लिंटन थी, उनको 3 मिलियन ज्यादा पॉपुलर वोट्स मिले ट्रंप से, पर
जो इलेक्ट्रल कॉलेज था वो ट्रम्प ने जीता, तो ट्रम्प जीत गए। तो जो पोल्स हैं वो पॉपुलैरिटी दिखाते हैं, ये सही भी हो सकते हैं किसी हद तक और गलत भी हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है ये। अब जीनिया मेरे साथ हैं। जीनिया इस शो में मीरा जी पहले भी आई हैं मेरे साथ, और जीनिया ने खुलकर कहा कि वो डेमोक्रेट हैं और वो कमला हैरिस के लिए बात भी कर रही थी। जीनिया, क्योंकि अमेरिका में तो रिवाज है खुलकर बता देते, हमारे यहाँ जैसा तो है नहीं कि आखिर तक छुपा के रखे और बताए नहीं कि हम किस पार्टी को वोट करने वाले हैं। जीनिया, अब ये डिबेट एज ए डेमोक्रेट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मैं आपको आज दोनों रूप में देखना चाहता हूँ। एज ए जर्नलिस्ट भी आई होप कि जब आप जर्नलिस्ट की तरह बात करेंगी तो आपका वो बायसनेस नहीं दिखेगा, लेकिन एज ए डेमोक्रेट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमला हैरिस को आपने कहा कि आप सपोर्ट करती हैं, आप क्या उम्मीद करती हैं कमला हैरिस से कि जो डिबेट होगी आपके यहाँ आज रात को और हमारे यहाँ कल सुबह, उसमें कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कमला हैरिस को आप सुनना चाहते हैं, जिसके लिए आपके मन में कन्फ्यूजन है कि इन पॉलिसीज को कमला हैरिस ने या डेमोक्रेटिक पार्टी ने ठीक से एड्रेस नहीं किया है? ऐसे कौन से इश्यूज हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है सुमित जी। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन टुडे, राइट। पहले मैं शुरुआत एक बात से करना चाहूँगी। You know, just the other day at my residence, this flyer got dropped off. It's paid for by, as you can see, by Donald Trump and his campaign, right? And it lists जो key मुद्दे हैं, जो key issues हैं. It lists that have been played out in the media and have been used by the Trump campaign to target the Biden administration and Kamala Harris's campaign, which is immigration, right? One is immigration, high prices, inflation, benefits, social security, foreign wars, Ukraine, Gaza, and then एक चीज जो इसमें लिखी हुई है वो है abortion, right? जो आपने शुरुआत में आपके चैनल में बात करी थी उस बारे में. So you can try and understand the sort of sentiment of voters here in the United States, right? सबसे बड़ा तो of course inflation है जो हमारे internal issues है. Abortion तो है ही बहुत बड़ा issue because Harris has been claiming that Trump got 3 Supreme Court justices elected to the Supreme Court of the United States, SCOTUS, which led to the removal of Roe v. Wade as a precedent for law and legal cases and everything, and it left that sort of policy to be handled and managed by states, which has become an extremely big political issue. लेकिन Kamala Harris की policies on taxation, right, fracking, जिस पे उन्होंने flip flop किया है, right, because she has said that her core values remain the same, which is with regards to climate change. Also foreign policy, right, she did take a stance on Israel and her stance on Israel and the war in Gaza and also Ukraine, and she said she supports Ukraine. But also, right, taxation, relationship with Asian countries, relationship with China, relationship with India, trade relationships with both these countries, right, relationship with Russia. ये सब जो मुद्दे हैं इन पे मैं सुनना चाहूंगी कमला हैरिस क्या कहना चाहती है. और एक और चीज है कि उम्मीद यही है कि ट्रम्प जो है वी डोंट सी अ रिपीट ऑफ द 2020 प्रेसिडेंशियल डिबेट. अगर आपको याद हो जब वो काफी बार बाइडेन को इंटरप्ट कर रहे थे, उन पे काफी भारी पड़े थे और वो जाति के नाम पे भेदभाव ना करें. ही डजंट ब्रिंग अप Kamala Harris's ancestry, her lineage. Instead, he targets her specifically on policy. And I know that the Trump campaign, per reports in the New York Times and Washington Post, has been preparing very aggressively to target her own policies and to avoid any such. But Zenia, sorry, बीच में intervene कर रहा हूँ. इस बारे में Zenia, I'm asking you only. मीरा मैं आता हूँ आपके पास. क्या इस बारे में कोई चिंता है डेमोक्रेट्स के मन में कि कमला हैरिस का ये पहला डिबेट है? ट्रम्प तो इतनी बार डिबेट कर चुके हैं, 16 में किया, अभी फिर कर रहे हैं, 20th में किया. आपको लगता है कि परेशानी होगी कमला हैरिस को? देखिए थोड़ी तो होगी. I mean, Trump is not an easy person to debate. If you remember from 2020, the presidential debate with Biden, the recent presidential debate with Biden, and then let's not forget जब वो पहली बार एक औरत के अगेंस्ट खड़े हुए थे, हिलरी क्लिंटन, राइट, एंड द डिबेट विद हर वेयरइन उन्होंने कहा था कि इफ आई बिकम प्रेसिडेंट यू विल गो टू जेल,
And right, you remember his comments about nasty women and everything. And he's had similar comments about Kamala. He's called Kamala laughing Kamala, Kambala, lying Kamala on social media. So Trump के जो one-liners हैं, he's very popular for. His voters have supported him for that, right? They really resonate with his voters. His racist rhetoric, his remarks on a person's color, right, the lineage. मीरा जी, इंटरेस्टिंग बात है। हाउ इट प्लेज आउट। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी सुमित जी, एक चीज कहना चाहूंगी कि कमला हैरिस इज आल्सो अ वेरी करिज्मेटिक लीडर, राइट? ये मानने की बात है कि दिस विल नॉट बी स्क्रिप्टेड. All her, including her interviews, her, whatever she said during the campaign trail in Georgia, what she's recently said in Pennsylvania, they've all been scripted. But she's also a very charismatic leader who's known to be witty. ठीक है, however, she's had flip-flops too. हमारे हिसाब से कल सुबह देखते हैं। लेकिन मीरा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है ये, पर हम सब आपस में आमने सामने खड़े हैं, लाइव डिबेट कर रहे हैं, दोनों का टाइम तय है, एक आदमी बोलेगा, दूसरा आदमी इंटरवीन नहीं कर सकता है, बहुत से नियम कायदे बना दिए गए। पर जैसा हम ट्रम्प साहब को जानते हैं, जितना हमारी छवि है, जो हमको उनको देखते हैं पब्लिकली मीडिया के जरिए, वो बड़े एग्रेसिव लीडर हैं। और वो कमला हैरिस जब से नाम अनाउंस हुआ, उनके बारे में लगातार कुछ ना कुछ बयान देते आ रहे हैं। आपको लगता है कि वो साइकोलॉजिकली भी प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आमने सामने खड़े होकर उनके रंग के बारे में, उनकी नस्ल के बारे में टिप्पणियां करेंगे क्या? और करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? कौन कह सकता है क्या करेंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब भी कई दफे इधर उधर भटकते हैं अपने स्पीचेस में, बहुत लॉजिकली बोलते नहीं हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं, कमला के लिए एक चुनौती है, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी डिबेट, प्रेसिडेंशियल डिबेट में भाग नहीं लिया है। तो उतनी ही चुनौती ट्रम्प के एडवाइजर्स के लिए है कि उनको स्क्रिप्ट पर रखें, और वो चाह रहे हैं कि ये नीति के बारे में बोले जी, कि ना कि वो कमला हैरिस पे निजी तौर के हमले करें। और दूसरा, हमें ये भी मानना चाहिए कि कमला हैरिस पहले कैलिफोर्निया में भी लड़ी हैं, वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, अटॉर्नी जनरल थी, और इन सब पोस्ट के लिए इलेक्शंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, पब्लिक डिबेट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से नई नवेली कोई बेचारी डगमगाती हुई कोई शर्मिंदा औरत आ रही है, नहीं, वो भी कॉन्फिडेंट है। और हमें भी मान के चलना चाहिए कि ये स्टीरियोटाइप से हमें नहीं देखना चाहिए। राइट, वेरी ट्रू। ट्रम्प अग्रेसिव है, शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ इन अ पब्लिक लाइफ। कमला हैरिस जी का जो ग्रोथ है वो हम सब ने देखा है, शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ। ये है कि कौन अपना मैसेज पब्लिक के पास ज्यादा अच्छी तरह से कन्वे कर सकता है, इसी पे ये डिबेट हिंज करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोनों से बात करने के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि मामला बहुत बिल्कुल फंसा हुआ है। मैच जिसको हम कहते हैं ना क्रिकेट की भाषा में, कि मैच फंसा हुआ है, कौन जीतेगा नहीं पता। स्विंग स्टेट्स को जो इम्प्रेस कर लेगा कल की इस डिबेट में, वो एक इम्पॉर्टेंट लीड ले सकता है इस पूरे कैंपेन के दौरान। अभी 2 महीने का वक्त है क्या चुनाव होने में, 5 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन लगभग जो स्विंग स्टेट्स को इम्प्रेस कर लेगा आज रात को या कल सुबह की डिबेट में, वो लीड ले सकता है, चाहे वो कमला हैरिस हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो। शुक्रिया जीनिया, शुक्रिया मीरा मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। तो इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, लेकिन कल सुबह जो बहस होगी दोनों के बीच वो ज़रूर देखिएगा आप। एनडीटीवी पर तमाम ताज़ा अपडेट हम आपको सुनाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरों की खबर, तुरंत लौट के आते हैं।